हाँ चलिए, आईपीओ तो ऐसा खास पेशकश हमारी जिसमें कि हम आईपीओ बाजार की हर हलचल को पकड़ने की, जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। और एक और आईपीओ जो कि धमाका मचा रहा है, और ख़ास तौर से अभी खुलने में 3 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि हर तरफ चर्चाएँ हैं और लगातार ट्रेंड में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीधे हर्ष के पास चलते हैं, हर्ष के मुखार बिंदु से ही उसका नाम सुनते हैं। हर्ष बताइए। जी, भारत कोकिंग कोल की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और आप ये देखिए ग्रे मार्केट में ज़बरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है इस आईपीओ को लेकर, वो हम लोग बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसके बिजनेस के बारे में बात कर लेता हूँ। अपने दर्शकों को बताए थे, कंपनी देखिए कोल इंडिया की सब्सिडरी है, 1972 में स्टैब्लिश हुई, काफ़ी पुरानी कंपनी है यहाँ पर, और कुकिंग कोल को लेकर भारत की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। कुकिंग कोल के अलावा भी अगर आप देखें तो नॉन कुकिंग कोल और वॉस्ट कोल जो है उसका उत्पादन करती है कंपनी का। जो अगर कुकिंग कोल की भी बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन है बेसिकली यहाँ पे जिन सेगमेंट्स में इस्तेमाल होता है उसमें स्टील हो गया और दूसरे सेगमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल जो है कैपेसिटी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखें 30 सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 34 जो है ऑपरेशनल खदानें हैं, माइंस हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे FY22 से देखें, अगर कोयले उत्पादन की बात करें, प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें तो 2022 में 3 करोड़ टन था, जो कि FY25 तक ये जो है करीब 4.5 करोड़ टन जो है वो पहुंचता हुआ दिखा है। अब 9 जनवरी से खुलने जा रहा है, फ्राइडे से। क्लोज जो है वो ट्यूसडे को जनवरी 13 को होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें जनवरी 14 को होगा और लिस्टिंग डेट जो है जनवरी 16 को होती हुई दिखेगी यहाँ पर। अब इसमें देखिए इसके प्राइस बैंड की बात करते हैं, काफ़ी छोटा प्राइस बैंड है यहाँ पर, 21 से लेके 23 रुपये के आसपास प्रति शेयर के आसपास यहाँ पर है। एक लॉट में 600 शेयर्स आएंगे। टोटल इशू साइज का है तो करीब 1071 करोड़ का है। जो टोटल शेयर्स के नंबर्स के हिसाब से देखें तो वो 46 करोड़ 46.5 करोड़ से ज़्यादा के हो जाते हैं और पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है यहाँ पर। तो आगे अगर हम लोग बड़े इसके फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं एक बार, तो देखिए लगातार 2023, 24, 25 की बात करें, इनकम जो है एक अच्छी स्थिति में बनती हुई दिखी हुई है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिप जो है 2024 से 25 में आया, इसलिए आया क्योंकि प्रोडक्शन का जो कोल प्रोडक्शन था उसमें कमी आती हुई दिखी, वो एक इम्पैक्ट ज़रूर दिखा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2023 में 6 से 64 करोड़ था, वहाँ से काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला, डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर 2024 में। और इसके बाद 2025 में हल्का सा स्लाइटली सा डिप यहाँ पर आता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करें, एबिटा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे। बोरोइंग जो है वो अगर आप 31 सितंबर 2025 तक की बात करें तो वो करीब 1,500 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आप यहाँ पे ये देखिए कि कल जो था 70% का प्रीमियम दिखा रहा था यहाँ पे, और एक ही दिन में बहुत ही ज़बरदस्त डिप आता हुआ दिखा, 54% के आसपास पहुँच गया है। 12.5 रुपये के आसपास जो है यहाँ पे जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है और लिस्टिंग जो है 35.5 के भाव पर हो सकती है। ये बात भारत कुकिंग कोल को लेकर के आती हुई। आस्था मैम, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इसको लेकर के? काफ़ी वोलेटाइल है ग्रे मार्केट प्रीमियम, खैर उस पर आप ज़्यादा बात करती नहीं, लेकिन ओवरऑल क्योंकि इसको लेकर के सोशल मीडिया और हर जगह पे ही काफ़ी चर्चाएं हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है इस पर रील बना रहे हैं, बहुत लोग जो है सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहे हैं, आपका व्यू क्या है इसको लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए मेरा व्यू पॉजिटिव है क्योंकि ये लार्जेस्ट कुकिंग कोल प्रोड्यूसर है अगर मैं इंडिया में बात करूं, और जो इनका पूरा 58% जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन का ये लोग ही अकाउंट करते हैं, तो उसी से हमें पता चलता है कि इनका कितना बड़ा काम है। प्राइमरी प्रोडक्ट तो हम सब जानते हैं कुकिंग कोल है और अच्छे खासे रिजर्व्स इनके पास हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये कोल इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडियरी है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। लेकिन हमें हमेशा फाइनेंशियल्स पे ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई आईपीओ को देखते हैं, और फाइनेंशियल यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो मुझे ठीक लगी। यस, थोड़ा सा इशू ग्रोथ के फ्रंट पे जरूर दिखता है कि ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी की होनी चाहिए। इनफैक्ट 2024 से 2025 में डी ग्रोथ हमें देखने को मिली, लेकिन मुझे लगता है कि वहीं पे जो इन्होंने प्राइसिंग की है वो इन्होंने काफी ठीक की है, क्योंकि इनका जो आईपीओ आ रहा है 23 रुपए पे आ रहा है और ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो आ रहा है ये लगभग 9 के आसपास का आता है। तो 9-10 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये अपना आईपीओ ला रहे हैं, जो कि काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। यहाँ पे लिस्टिंग गेन होने की भी संभावना है और लंबी अवधि के लिए भी इसमें रखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी राय तो इसमें सब्सक्राइब करने की रहेगी। सब्सक्राइब करने की रहेगी। तो मैम सब्सक्राइब किस लिए किया जाए? लिस्टिंग गेन के लिए किया जाए, मीडियम टर्म के लिए जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए सही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, किस क्राइटेरिया के निवेशकों के लिए ज़्यादा बेहतर है?
देखिए, वैसे तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन भी यहाँ पे होते हुए नज़र आएँगे। तो लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे रिटेल निवेशक रहते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा परसेंटेज लिस्टिंग गेन के लिए ही यहाँ पे लगाने में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। उस हिसाब से लगाया जा सकता है। लंबी अवधि में भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये ठीक-ठाक रहेगा। बहुत बड़े-बड़े गेन्स आप लंबी अवधि में इसमें हमें मतलब अभी से कहना थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, क्योंकि देखिए पीएसयू है और जिस तरह से हमने कोल इंडिया में भी देखा था, तो बहुत बड़े-बड़े गेन नहीं है। आप अगर डिविडेंड के पार्ट को हटा दें, तो इतने बड़े कुछ गेन नहीं है। तो लंबी अवधि में भी गेन्स तो होते हुए नज़र आएँगे, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि एकदम बड़े गेन हो, वैसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये लिस्टिंग गेन में भी आपको प्रीमियम लिस्टिंग की तरफ लेके जाएगा, और अगर लंबी अवधि में भी रखा, तो यहाँ पे कुछ रिटर्न्स बिल्कुल ये देता हुआ नज़र आएगा। तो दोनों ही नज़रिए से लगाने की सलाह इस आईपीओ के लिए हमारी तरफ से रहेगी। जी। मैम, बहुत से लोग ये भी ऐसे होंगे जो कि ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आईपीओ में पैसे नहीं लगे तो फिर क्या करें? क्या हम लोग लिस्टिंग के दिन कूद करके ले लें? क्या इतना अच्छा है? या फिर एक बार लिस्टिंग आप देखेंगी कितने प्रीमियम पे हो रही है, उसके बाद कोई कॉल लेंगी इसको लेकर के? क्या व्यू रहेगा मैम? देखिए, लिस्टिंग के दिन कूद के लेने वाला मुझे नहीं लगता कि वो एक डिसीजन यहाँ पे सही रहेगा। तो उस चीज़ पे मेरी राय नहीं है कि एकदम से उसमें जिस दिन लिस्टिंग होती है, क्योंकि हम यहाँ पे लिस्टिंग थोड़ा अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके पीछे का कारण है विपुल जी कि इन्होंने जो प्राइसिंग की है, वो काफ़ी डिसेंट की है। क्योंकि 8-9 के जब पीई मल्टीपल की हम बात करते हैं, तो बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि इतनी रीज़नेबल प्राइसिंग पे कोई आईपीओ हमें देखने को मिला है। तो वो बिल्कुल एक कारण रहेगा कि यहाँ पे लिस्टिंग हमें अच्छी होनी की उम्मीद है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि किसी भी वजह से, जैसे 23 का अगर ये एक इश्यू प्राइस पे आ रहा है, अगर ये हमें लिस्टिंग के दिन ₹30 या फिर ₹28 के आसपास मिलता है, जिसके मिलने के चांसेस तो थोड़े कम हैं, लेकिन वहां तक अगर ये मिल जाता है 30 के रेंज में, तो वहां पे भी खरीदारी की जा सकती है। खरीदारी के मौके तलाशे जा सकते हैं लिस्टिंग के दिन भी, लेकिन मेरे हिसाब से इतना लिस्टिंग पे एक अच्छा प्रीमियम होने की उम्मीद है। थोड़ी-सी गिरावट आ जाए या ₹30 के आसपास ये लिस्टिंग के दिन मिलता है, तो वहाँ पे फिर खरीदारी के मौके भी तलाशिए, नहीं तो इसको सेट होने दीजिए लिस्टिंग के कुछ दिनों तक, और उसके बाद इसमें कोई मौके तलाश सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारा स्टांस यही है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। एक हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आस्था मैम जी से जानना चाहता हूं कि मैं कोल इंडिया का शेयर होल्डर हूं, तो क्या रिटेल और बाकी किसी कैटेगरी में भी मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं? पता नहीं, ये एचएनआई लिखना चाह रहे हैं कि एचएनआई से कैसे, एचएनआई कैटेगरी में तो आप नहीं आएंगे अगर आप रिटेलर्स कोटे से लगा रहे हैं। लेकिन मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जो लोग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कुछ है यहाँ पर, अगर आपने देखा क्या? जी, देखिए, शेयर होल्डर कोटा भी यहाँ पे अगर हम देखें, तो मेरे हिसाब से है, और इसमें भी वो लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार इनको कहना चाहूंगी कि आप आरएचपी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़िए और उसी के बाद इसमें कॉल लीजिए। बाकी ये एक अच्छा आईपीओ है और बिल्कुल इसमें लगाने की सलाह रहेगी हमारी तरफ से, ठीक। क्योंकि तो शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन बिल्कुल इसमें है, और वहां पे जो नंबर ऑफ शेयर्स है, वो हम, अगर मैं यहाँ पे आपका ध्यान डालना चाहूँ, वो भी अच्छे खासे नंबर ऑफ शेयर्स शेयर होल्डर्स में है, जो कि तकरीबन 4,65,70,000 के आसपास रिजर्व किए गए हैं। तो बिल्कुल शेयर होल्डर कोटा में भी ये लगाया जा सकता है। जैसा मैंने पहले बोला कि शेयर होल्डर कोटा के लिए भी ये आईपीओ है, तो आप लगाइए। 4 करोड़ के आसपास के शेयर्स रिजर्व किए गए हैं। एम्प्लॉई हैं तो भी लगा सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय पोर्शन भी यहाँ पे अच्छा खासा है, 2,32,00,000 शेयर्स का है। तो दोनों ही तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं, वो बिल्कुल इस आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आस्था मैम, हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की, जैसा हर्ष ने तमाम फाइनेंशियल्स को लेकर तमाम चर्चाएं की, कि हर तरह के से सवाल पूछ लिए जाएं ताकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो अपना एक सोच समझ करके अपने विश्लेषकों की राय के साथ एक फ़ैसला ले सकें। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए और इतनी अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करने के लिए। मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, आज हमने सिर्फ आईपीओ के लिए बात की है। वो हम हमारा बिल्कुल अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं इस आईपीओ में, आईपीओ नोट के जरिए, और जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं
वो कोई भी मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है कि हम पीएमएस जो चलाते हैं एमपीएमएस उसकी होल्डिंग में कोई भी स्टॉक हो। धन्यवाद विपुल जी, और क्षमा चाहती हूँ आज इंटरनेट का यहाँ पे थोड़ा इश्यू है, तो मैं आपसे लाइव नहीं जुड़ पाई, कोई तो बात उसके नहीं। लिए क्षमा याचना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ करके अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।